गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रद्धा को मारने के बाद आफ्ताब ने देखा जोनी अंबर ट्रायल, पुलिस को शक पूछताछ में गुमराह करना यहीं से सीखा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आफ्ताब ने हॉलीवुड सेलिब्रिटी जोनी डेप और अंबर हर्ड के मानहानि मुकदमे का लाइव ट्रायल देखा था, वो भी 100 घंटे से ज्यादा। आफ्ताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से यह नई जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब ने इस ट्रायल का हर पहलू अच्छे से देखा और इसके बारे में पढ़ा। इसमें घरेलू हिंसा से लेकर उन सब तरह के झगड़ों की बात थी जो अक्सर कपल्स के बीच में होते हैं। पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने इस ट्रायल को देखकर ऐसी तरकीबें सीखी जिनसे वह पूछताछ में खुद को संभाल पाया और पुलिस को गुमराह करता रहा। इससे पहले आफ्ताब ने पुलिस को बताया था कि श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करने के बाद उसने करीब 4 महीने तक श्रद्धा के टुकड़े फ्रीज में रखे थे। श्रद्धा के मर्डर के बाद वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसके टुकड़ों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। एक दिन अपने दोस्त के घर की छत पर टहलते हुए उसने छतरपुर जंगल देखा और शरीर के टुकड़े वहीं फेंकना तय किया। उसने कई दिनों में इस काम को अंजाम दिया। इससे पहले तक पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर करने के बाद करीब 3 हफ्ते तक उसके शरीर के 35 टुकड़ों को फ्रिज में स्टोर किया था। इसके बाद उसने 16 दिन में इन टुकड़ों को शहर के अलग अलग जगह डंप किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला, केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर चलेगा किसानों की हत्या का मुकदमा, आरोप हुए तय। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में मुकदमा चलेगा। लखीमपुर की एक अदालत ने आज उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए और घोषणा की कि मुकदमा 16 दिसंबर से शुरू होगा। यह अदालत द्वारा मिश्रा की डिस्चार्ज याचिका खारिज करने के एक दिन बाद आया है। इस घटना में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका का शुक्रगुजार हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देरी हुई लेकिन आरोप तय किए गए। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा, दूसरे दिन 22.5 किलोमीटर पैदल चले राहुल गांधी। कोटा शहर से 42 किलोमीटर दूर करेंगे नाइट स्टे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन कोटा के हिरिया खेड़ी में पूरी हुई। शाम करीब 6 बजे 22.5 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका था। यहां से आगे राहुल गांधी गाड़ियों से दरा के मोरूकला के लिए निकल गए। कोटा शहर से करीब 42 किलोमीटर दूर मोरूकला में नाइट स्टे करेंगे। आज राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा भी होगी। दोस्तों, इससे पूर्व दूसरे चरण की यात्रा झालावाड़ जिले के देवरी घाटा से शुरू होकर कोटा जिले में प्रवेश की थी। मंगलवार को यात्रा का दूसरा चरण दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मां को कोड़े मारे थे, मुझे भी सड़क पर पीटा, ईरान सरकार पर भरोसा नहीं, प्रोटेस्ट बंद कराने के लिए खत्म की मोरालिटी पुलिस। जी हां दोस्तों, 26 साल की ईरानी महिला दोन्या फर्द यह बताते हुए घबराकर रोने लगती है। वे बताती है कि मेरी मां को भी जेल ले गए थे, उसे री एजुकेशन सेंटर कहते थे, वहां उन्हें रोज पीटते थे, कोड़े मारते थे। ऐसा ही अनुभव पारादिस महदेवी का है। वह कहती हैं कि साल 2007 की बात है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में जेंडर और सेक्सुअलिटी पर लेक्चर दे रही थी। अचानक हंगामा शुरू हुआ, सारे स्टूडेंट इधर उधर भागने लगे। ईरान मोरालिटी पुलिस, जिसे गाइडेंस पुलिस या गश्त इरशाद के नाम से जाना जाता है, के जवान धड़धड़ाते हुए घुस आए। मुझे जबरदस्ती स्टेज से नीचे खींच लिया गया। तभी एक हाथ मेरी तरफ उठा और मेरी आंख के सामने अंधेरा छा गया। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मोटाना की प्रोवेस्ट पदारिसा महदेवी पर ईरानी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के आरोप लगे। 33 दिन तक हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उन्हें आखिरकार देश छोड़ना पड़ा। दोस्तों, ईरान की जनता को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ईरान सरकार मोरालिटी पुलिस को हटा रही है। उनका कहना है कि केवल सरकार यह प्रोटेस्ट बंद कराने के लिए कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महंगाई घटती देख आम आदमी को राहत दे सकती है आरबीआई, गवर्नर की अगुवाई में फैसला कल। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक जारी है और बुधवार को इसका फैसला आना है। इससे पहले अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि महंगाई में नरमी को देखते हुए आरबीआई भी नीतिगत फैसलों में नरमी अपना सकती है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस बार रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी तो करेगा, लेकिन यह पहले के मुकाबले काफी कम हो सकती
सकती है। ब्लूमबर्ग ने आंकड़ों के हवाले से बताया कि इससे पहले हुई MPC बैठक पर खुदरा महंगाई का काफी दबाव रहता था और इस पर काबू पाने के लिए ही रिजर्व बैंक ताबड़तोड़ ब्याज दरें बढ़ा रहा था। आलम यह रहा कि मई से अब तक रिजर्व बैंक रेपो में 1.90% की बढ़ोतरी कर चुका है और यह 4% से बढ़ाकर 5.9% तक पहुंच चुकी है। बुधवार को MPC बैठक के आने वाले फैसलों में एक बार फिर रेपो रेट बढ़ाए जाने का अनुमान है, लेकिन इस बार महंगाई का उतना दबाव नहीं है, जिससे माना जा रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की पहले से कमी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव, नितिन गडकरी ने किया ऐलान, हाईवे पर चलने वालों की बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सरकार टोल टैक्स को लेकर जल्द ही नए नियम ला सकती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। इससे हाईवे मार्ग के यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, टोल टैक्स के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने की नई टेक्निक लॉन्च की जा सकती है। नितिन गडकरी ने कहा कि टोल वसूलने के लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प है कारों में GPS प्रणाली लगाने का है, जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है। इससे कार चलाने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ग्रेनेड और रॉकेट हमले की जद में महबूबा मुफ्ती का नया घर, पुलिस ने नहीं दी सिक्योरिटी क्लियरेंस। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व CM और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर के बाहरी इलाकों में कम आबादी वाले खिब्बर क्षेत्र के नया आवास को जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष सुरक्षा विंग से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल पाई है। केंद्र शासित प्रदेश के VVIP लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा की देखभाल करने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस जगह पर पूर्व CM महबूबा मुफ्ती रह रही है वह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक सही जगह नहीं है और स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी विंग जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी वरिष्ठ राजनेताओं की सिक्योरिटी का एनालिसिस करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जावेद अख्तर के बयान पर फिर मचा बवाल, कहा औरत को भी दें एक से ज्यादा पति रखने का हक। जी हां दोस्तों, जावेद अख्तर अपनी बात को बेबाकी से कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यही बात कभी कभी उन पर भारी पड़ जाती है। उनके एक बयान ने मानो एक बार फिर से एक संग्राम छेड़ दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, विवादित बयान कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करते हुए दिया गया है। एक इंटरव्यू में कॉमन सिविल कोड का मतलब समझाते हुए जावेद ने कहा कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है, अगर मुझे अपनी प्रॉपर्टी देनी होगी तो मैं उनको बराबर हिस्से करूंगा। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि कॉमन सिविल कोड का मतलब केवल सभी समुदायों के लिए एक कानून होना नहीं, बल्कि औरत और मर्द के लिए भी एक कानून होना है। जावेद अख्तर जहां अपने शब्दों की वजह से लोगों का दिल जीतते हैं, तो वहीं कई बार उनके शब्द लोगों का दिल चीर कर चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस दौरान जावेद अख्तर ने कहा कि अगर मर्दों को एक से ज्यादा बेगम रखने का अधिकार दिया गया है तो औरतों को भी एक से ज्यादा पति रखने का हक मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों, जावेद अख्तर की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ा अपडेट, UIDAI ने जारी किया आदेश, करोड़ों आधार कार्ड धारकों पर होगा असर। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अब सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, UIDAI ने ट्वीट जारी कर कहा है कि अगर कोई भी एजेंसी आधार में अपडेट कराने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा आप इसके लिए 1947 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आधार एक जरूरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ऐसे में आपको अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और बैंक में इसको लिंक कराने के लिए रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है, जिसमें लिखा है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि उन सभी पैन कार्ड धारकों को लिए जो कि छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं 31/3/2023 से, यानी कि 31 मार्च है। पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मकान बनाने वालों के लिए बुरी खबर, सरिये की रिकॉर्ड कीमत के बाद यह जरूरी चीज भी हो गई है महंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मकान बना रहे हैं या निकट भविष्य में बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों, देश भर के बाजार में सीमेंट की कीमत में पिछले कुछ समय से लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अगस्त से लेकर नवंबर तक सीमेंट की कीमत में 16 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हो चुकी है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से यह बात कही गई है। दरअसल दोस्तों,
कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर के महीने में ही सीमेंट की कीमत में 6 से 7 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हुई थी। एमके ग्लोबल की तरफ से कहा गया है कि देश के पश्चिम और मध्य भागों में कीमतें स्थिर रही, वहीं उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में सीमेंट के रेट में बदलाव देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट कंपनियां इस महीने पूरे देश में 10 से 15 रुपए प्रति बैग की कीमतों में बढ़ोतरी की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबरी विध्वंस की बरसी, मथुरा में अलर्ट, हिंदुवादी संगठन के 49 कार्यकर्ता हिरासत में, शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे थे। जी हां दोस्तों, 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में धारा 144 लागू रही। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐलान के बाद मंगलवार को शाही ईदगाह मस्जिद के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ने काफी संख्या में लोग पहुंचे। श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर के गेट पर पहुंचे थे, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। पोतरा कुंड के पास से दिल्ली से आए 3 लोगों को भी पकड़ लिया गया। सुबह से शाम तक पुलिस ने हिंदुवादी संगठन के 49 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस पीएससी तैनात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क को सता रहा हत्या का डर, कहा कोई गोली मार सकता है मुझे। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए मालिक मस्क ने कहा है कि उनको जान का खतरा है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी हत्या की जा सकती है, यहां तक कि सचमुच मुझे गोली मारी जा सकती है। ट्विटर स्पेस पर 2 घंटे की लंबी ऑडियो चैट में मस्क ने कहा कि सच कहूं तो मेरे साथ कुछ बुरा होने, यहां तक कि सचमुच गोली मारे जाने का बड़ा जोखिम है। अगर कोई किसी को मारना चाहे तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। मस्क ने कहा कि मैं निश्चित रूप से किसी खुली गाड़ी में नहीं घूम सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 208 अंक गिरकर 62,626 पर बंद, निफ्टी 55 अंक टूटा, आईटी शेयर्स सबसे ज्यादा गिरे। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 208 अंकों की गिरावट के साथ 62,626.36 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,642 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार तीसरे दिन यह गिरावट आई। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं 15 शेयरों में ही तेजी रही। अडानी एंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड समेत निफ्टी के 19 शेयरों में तेजी रही। वहीं बीपीसीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, यूपीएल, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक समेत निफ्टी के 30 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनडीटीवी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन गया अडानी ग्रुप। मीडिया फर्म में अब टोटल हिस्सेदारी 37.5% हुई। ओपन ऑफर में 53.3 लाख शेयर ट्रेडर हुए। जी हां दोस्तों, मीडिया फर्म एनडीटीवी में 26% एडिशनल पब्लिक हिस्सेदारी खरीदने के लिए अडानी ग्रुप का प्रस्तावित ओपन ऑफर सोमवार को बंद हो गया। इस ओपन ऑफर में 8.32% यानी कि टोटल 5.33 मिलियन यानी कि 53.3 लाख इक्विटी शेयर्स ट्रेड किए गए। पिछले हफ्ते एनडीटीवी के फाउंडर्स की बैक्ड कंपनी पीआरपीआरएच ने अडानी ग्रुप की कंपनी को शेयर ट्रांसफर कर दिए थे। इससे अडानी ग्रुप को एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी मिल गई थी। वहीं ओपन ऑफर के बाद अब अडानी ग्रुप की एनडीटीवी में टोटल 37.5% की हिस्सेदारी हो गई है। इसके साथ ही गौतम अडानी मीडिया कंपनी एनडीटीवी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि एनडीटीवी के बोर्ड पर अडानी ग्रुप का अब पूरा कंट्रोल हो जाएगा। 1.67 करोड़ शेयर का यह ओपन ऑफर 22 नवंबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 7 नवंबर को इस ओपन ऑफर को मंजूरी दी थी। अब अडानी ग्रुप की फर्मों की ओर से ऑफर को मैनेज करने वाली फर्म जायम फाइनेंशियल्स के एक नोटिस में कहा गया था कि ऑफर के लिए 294 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परेश रावल के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, बंगालियों को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। जी हां दोस्तों, बंगालियों के खिलाफ कथित अभद्र भाषा को लेकर कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता और अभिनेता परेश रावल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीपीआई पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव एमडी सलीम ने परेश रावल के खिलाफ उनकी बंगाली विरोधी टिप्पणी के लिए पुलिस शिकायत दर्ज करवाई थी। सलीम ने आरोप लगाया था कि रावल की टिप्पणी भड़काऊ थी और यह दंगे भड़का सकती है और बंगाल और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव
प्रभाव को नष्ट कर सकती है। सलीम की शिकायत में कहा गया है कि बड़ी संख्या में बंगाली राज्य की सीमा से बाहर से रहते हैं। मुझे आशंका है कि परेश रावल की भद्दी टिप्पणियों के कारण उनमें से कोई को पूर्वाग्रह से निशाना बनाया जाएगा और प्रभावित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परेश रावल के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 153 है विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153 भी भाषाई या नस्लीय समूहों के अधिकारों से वंचित करना, 504 भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान के 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इमरान खान का करियर फिनिश करने की तैयारी, पाकिस्तान की सियासत में होने वाला है बड़ा गेम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का राजनीतिक करियर ही फिनिश करने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में उनकी मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही है। पहले तो चुनाव आयोग ने उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी, लेकिन अब इमरान पर फंदा और भी कस दिया गया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के चेयरमैन पद से भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ये कदम तोशखाना मामले में उन्हें संसद सदस्यता से अयोग्य करार देने के बाद उठाने जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीटीआई के कर्ता धर्ता इमरान खान ही हैं। उन्होंने ही खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल के रूप में खड़ा किया है। अगर इमरान खान को सचमुच पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है तो ये उनके लिए राजनीतिक करियर शायद सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि तब उन्हें पार्टी का नेतृत्व किसी और शख्स के हाथों में सौंपना पड़ेगा। पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार इस बाबत इमरान खान को नोटिस दिया गया है और मामले की सुनवाई के लिए 13 दिसंबर तारीख तय की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई का बड़ा फैसला, टीम इंडिया से जुड़ा यह दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई फुल एक्शन मोड में आ चुका है और हर दिन कुछ ना कुछ फैसले ले रही है। अब बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए ऋषिकेश कानितकर को भारतीय महिला टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है। कानितकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में 9 दिसंबर से शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज के जरिए टीम से जुड़ेंगे। इसके साथ ही बीसीसीआई ने महिला टीम के पूर्व हेड कोच रमेश पवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA में स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। रमेश पवार अपनी इस भूमिका के जरिए NCA चीफ VVS लक्ष्मण के साथ मिलकर मेंस क्रिकेट में प्रतिभाओं को निखारने का काम करेंगे। बीसीसीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन नियुक्तियों की जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शरद पवार की कड़ी चेतावनी, कहा कोई हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार ने बयान दिया है। उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि किसी को भी हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और यह गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। शरद पवार का यह बयान महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के साथ कुछ इलाकों में हिंसा की छुटपुट घटनाओं के बाद आया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयानों के कारण सीमावर्ती गांवों में भय का माहौल बनाया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों पर हमलों का जिक्र करते हुए बोम्मई को दोषी ठहराते हुए शरद पवार ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा इस मुद्दे का तत्काल और सौहार्दपूर्ण समाधान करने का आह्वान किया। पवार ने बोम्मई के महाराष्ट्र से और गांवों तक दावा ठोकने वाले बयानों की निंदा की। रिपोर्ट के अनुसार कन्नड़ संरक्षण वेदिका के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर बेलगाम में एक टोल पोस्ट के पास महाराष्ट्र आने वाले कुछ ट्रकों और निजी वाहनों पर पथराव किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरटेल ने लॉन्च किए खास प्लान्स, 184 देशों में 1 साल तक मिलेगी यूजर्स को सर्विसेज। जी हां दोस्तों, एयरटेल के पोर्टफोलियो में कई रिचार्ज प्लान शामिल हैं। कंपनी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही तरह के प्लान ऑफर करती है। हाल ही में कंपनी ने अपने कुछ प्लान्स में बदलाव किया है। अब टेलीकॉम ऑपरेटर ने नए प्लान्स का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने इन प्लान्स को एयरटेल वर्ल्ड पास के तहत लॉन्च किया है। इन प्लान्स में यूजर्स को डेटा से लेकर कॉलिंग तक के बेनिफिट्स मिलते हैं। हालांकि दोस्तों ये सामान्य प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान्स नहीं है, बल्कि इन्हें खास तौर पर इंटरनेशनल यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च किया है। चूंकि इन दिनों बड़ी संख्या में लोग विदेश ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए कंपनी ने अपना नया प्लान लॉन्च कर दिया है। दरअसल दोस्तों एयरटेल वर्ल्ड पास के तहत यूजर्स को 184 देशों में कवरेज मिलेगी, वो भी सिंगल रिचार्ज पैक में। इसकी मदद से यूजर्स आसानी से
कनेक्ट रह सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ये प्लान 184 देशों में बिना किसी दिक्कत के काम करेंगे, जिससे यूजर्स को बेहतरीन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप एक से ज्यादा देश की यात्रा भी कर रहे हैं तो ये प्लान्स आपके काम आएंगे। दोस्तों, एयरटेल वर्ल्ड के पास पोस्टपेड प्लान्स की शुरुआत 650 रुपए से होती है। इस प्लान की वैलिडिटी एक दिन की है, जिसमें कॉलिंग के लिए 100 मिनट और 500 MB डाटा मिलेगा। वहीं दोस्तों, टॉप प्लान 14,999 रुपए का है, जिसमें यूजर्स को 15 GB डेटा और 3000 मिनट्स कॉलिंग के मिलेंगे। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। इस तरीके से दोस्तों एयरटेल ने कई सारे प्लान लॉन्च किए हैं आपके ट्रेवल के हिसाब से। इनमें एक दिन से लेकर 90 दिन और पूरे साल भर तक का प्लान है। तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं दूसरे देशों में यात्रा करते हैं और परेशान है कि आपका नेटवर्क चला जाता है या फिर आप बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ का OTP आपके पर्सनल नंबर पर ही आता है। ऐसे में जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो वह नंबर बंद हो जाता है, रोमिंग के चलते उस पर मैसेज नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो एयरटेल आपके लिए बेहतरीन प्लान्स लेकर आया है। क्या राय है आपकी इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरगम में कितने स्वर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सरगम में कितने स्वर होते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।